दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल सी जेई स्पेशल की क्लास ये है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है यूट्यूब के ऊपर। तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, पीवाईक्यूज को। उन्हीं आपको लगता है कि सिंपल क्वेश्चन, मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आजकल एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन लगभग आते हैं, पर अगर आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो आपका कैसे हो पाएगा। पीवाईक्यूज आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ आपके लेटेस्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो सारे क्वेश्चनों का निचोड़ होता है यहाँ पे। तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं आप दे पाओगे तो फिर क्लासेस रेगुलर तरीके से हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बस करना क्या है, वीडियो को आपको लाइक कर देना। जितने भी लोग आप लोग देखते हो बस आपको लाइक कर देना है। जितने लोग देखते हो, जैसे मान लो 10 लोग देखो, 10 लोग क्लास को लाइक कर दोगे, मुझे लगेगा कि हाँ 10 लोगों ने क्लास को देखा और उन्हें समझ में आ रही है। बस इतना ही। 5 लोगों ने देखा, 5 लोग लाइक कर दीजिए। एक दो लोगों, जितने लोग देखो लाइक कर दोगे तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ आप क्लास सही लग रही है। अगर कुछ लगता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो मैं और भी मॉडिफाई करूँगा चीज़ों को। तो आज हमारा टॉपिक ब्रिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने स्टोन और रॉक के क्वेश्चनों को किया था, लगभग 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो अब जब फिर से उसका टर्न आएगा तो फिर से हम और क्वेश्चनों को वहाँ देखेंगे, पर अब हमने ब्रिक स्टार्ट किया है तो ब्रिक के बारे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ब्रिक को पढ़ने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ब्रिक के बारे में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा कि 19 गुणे, गलत है ये, 19 गुणे 9 गुणे 9, ये आपका क्या होता है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है। अब इसमें 19 कौन सा होता है तो आपको मैं दिखा दूं ब्रिक को। इस तरीके से आपको ब्रिक अगर मैं बना देता हूँ, ये आपकी इस तरीके से ब्रिक हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ब्रिक में अभी मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि ब्रिक में क्या चीज़ होता है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग एच मतलब हेडर कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग एस कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं, ठीक है। ये हेडर होता है, स्ट्रेचर होता है, और ये इसका टॉप सरफेस है। और टॉप सरफेस पे आपका जो है हल्का सा डिप्रेशन बना होता है जिसको हम लोग फ्रॉक कहते हैं। और इसका भी साइज होता है। इसका साइज क्या होता है, 10 गुणे 4 गुणे 1 सेंटीमीटर। अब इस हेडर में आपको जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें जो मेरे भाई आपका रहने वाला है, ये जो इसकी हाइट है और ये इसकी जो ये चीज़ें हैं और ये इसकी जो लेंथ है, ये इसकी जो क्या है लेंथ है। तो ये जो लेंथ वाली लंबाई है, स्ट्रेचर जिससे कहा जाएगा, तो ये पूरा होता है आपका 19 सेंटीमीटर। और ये आपका जो होता है 9 सेंटीमीटर। और ये आपका जो हाइट होती है अभी आपकी 9 सेंटीमीटर होती है। पर नॉमिनल साइज़ क्या होता है मेरे भाई, क्या आपको ब्रिक ऐसे ही दिखती है? आप जब काम शुरू करते हो तो आप ये देखोगे कि जो आपकी दीवार बनेगी, उस दीवार में ऐसे आपने ब्रिक को रख दिया और दूसरे ब्रिक को जॉइंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको हल्का सा मसाला यहाँ फिल करना पड़ेगा, दोनों सिरों पे मसाला फिल करना पड़ेगा। तो विथ मोर्टार, मतलब मोर्टार के साथ जो उसकी साइज होती है वो आपकी क्या रहने वाली है, 20 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल साइज़ क्या होता है और आपका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। ट्रेडिशनल साइज़ ये भी आपका एक ब्रिक का साइज़ है जो कि 23 सेंटीमीटर गुणे 11.4 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर होता है। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक, अगर आप ब्रिक बना रहे हो उसके लिए सॉइल को तैयार किया तो 1 मीटर क्यूब की जो ब्रिक होगी उसका जो वेट होगा लगभग 1800 केजी होगा। एक ब्रिक का साइज, एक ब्रिक का जो एवरेज वेट होता है वो 3-3.5 किलो होता है। नंबर ऑफ ब्रिक ऑफ 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक आएगी, 500 ब्रिक्स आपकी आती है। मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल, आपने देखा होगा कहीं कहीं भैया 4 इंची दीवार कहते हैं। 4 इंची दीवार घर पे मिस्त्री कहते हैं भैया 4 इंची दीवार है। 4 इंची दीवार में आपने देखा होगा कि ये जब आपकी ये आपकी जब ब्रिक होती है, ये आपकी जो हाइट होती है, आपको देखेगा क्या दिखता है, उसका उसका स्ट्रेचर दिखता है। स्ट्रेचर ऐसे ऐसे स्ट्रेचर होता है, ऐसे ऐसे दिखता है ब्रिक में। और जो आप टॉप पे देखोगे तो ये जो ब्रिक होगी ऐसे आपकी काम इसका आगे से बढ़ रहा होगा, मतलब ये ऊपर टॉप से देखोगे तो आपको ऐसे, मतलब जो ब्रिक होगी ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे जॉइंट में ऐसे दिखेगी। तो ये जो होती है ये इतनी मोटाई, वही आपको मैंने बताया था कि ये जो इसकी होती है ब्रिक की ये वाली,
और ये वाली, ये दोनों ही क्या होती है 9 9 होती है, पर मसाले के साथ कितनी हो जाती है 10 10। तो 4 इंची मतलब दीवार, मतलब 1 इंच एक दीवार, मतलब आधी दीवार, मतलब कि कितनी 10 सेंटीमीटर में होती है दीवार। ठीक है, 9 इंची दीवार में क्या होता है, ऐसे आपकी ब्रिक होती है, एक ब्रिक यहाँ लगी होती है और ऐसे ब्रिक लगी होती है, उसको मतलब कितना हो गया 10 10 20 सेंटीमीटर हो जाती है आपकी। तो 4 इंच आपको पता है, 4 इंच दीवार, 1 इंच में कितना होता है, 1 इंच में आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 4 इंच में 4 गुणे 2.54, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 22, 21 और 8 1 9, 9.16 मतलब लगभग वो कितना हो जाता है मसाले का 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जो 1 इंच मतलब जो दीवार की मिनिमम थिकनेस हो सकती है वो आपकी 10 सेंटीमीटर हो सकती है, इससे कम आपको थिकनेस नहीं रख पाओगे। डेंसिटी आप ब्रिक की बात करें कि ब्रिक की जो डेंसिटी होती है 1700 से लेकर के 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक होती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बातें थी, मतलब बेसिक बातें थी। अगर आप ब्रिक चैप्टर पढ़ रहे हो तो ब्रिक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, और आपका फ्रॉक कहाँ पे होता है, उसकी नॉमिनल साइज़ क्या है, उसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, उसका मिनिमम वेट कितना होता है एक एक वेट का। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, कुछ बातें और बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्रिक होती है वो कितने क्लास में होती है, तो आपको पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसके बाद थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, लगभग 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर अगर आप किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखोगे तो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपकी ये होती है। सेकंड क्लास की कितनी होती है 7.5 मिनिमम न्यूटन पर एम स्क्वायर में होती है। अगर आप इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। थर्ड क्लास की ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव, मिनिमम है ये आपकी क्या है, ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए। तो 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको देखो ये मिनिमम, ये जो है आपकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। पर यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट क्लास के लिए मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करूँगा कि मैक्सिमम कितना पानी सोखना चाहिए। पहले क्लास के लिए 20% ऑफ इट ड्राई वेट, 22% एंड 25%। तो ये 3 आपको डाटा याद रखना होगा कि मैक्सिमम कितना पानी वो सोख सकता है। 20% अपने ड्राई वेट का, सेकंड क्लास में 22%, थर्ड क्लास में आपका 25%। तो इस तरीके से आप ब्रिक के मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में भी आप जान गए। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ऐसे क्लास होती रहेगी, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो आज बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बुल ट्रेंच किल्न इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। देखो जो बुल ट्रेंच होता है, आप पढ़ोगे अभी आगे कि जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक का निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, आपने गाँव पे देखा होगा भट्ठा होता है, तो ऐसे जो है क्या होती है, किल्न होती है, भट्ठी होती है। तो बुल ट्रेंच किल्न हो गया, हाफ मैन किल्न हो गया, ये सारी किल्न कहाँ पे यूज होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ब्रिक के निर्माण में। तो ब्रिक के निर्माण में आपके बुल ट्रेंच किल्न यूज किया जाता है। वैसे भी आप इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ दे सकते हो कि भैया ब्रिक चैप्टर पढ़ा रहे, इसका आंसर ब्रिक ही होगा। पर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है, क्योंकि DET प्लस JEE केस में क्वेश्चन आया हुआ है कि बुल ट्रेंच किल्न इज यूज, तो कभी भी आप उसको सीमेंट मत करने का। सीमेंट में आपकी जो किल्न होती है वो आपकी रोटेरी किल्न होती है। कौन सी होती है, रोटोरी आपकी किल्न होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ब्रिक वेट शुड रेंज फ्रॉम। जो स्टैंडर्ड ब्रिक का वेट होता है उसका रेंज कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था कि लगभग 1800 किलोग्राम मतलब होता है, लगभग तो 1600 से लेकर के 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में आपका स्टैंडर्ड ब्रिक का वेट आ जाएगा 1600 से लेकर के 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आ गया वो ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट से आ गया। तो आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ब्रिक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट उनको याद करने का तरीका ये है कि आप याद रखिए SALIM जो सबसे पहले होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सिलिका कितना होता है 50 से 60%। अब देखो सिलिका, सिलिका आपने लिखा एस जो आपका है अंकों के अक्षर 5 के तरीके से है, तो 50 to 60% आपका होता है। एल्यूमिना कितना होता है आपका, इससे कम होता है, लगभग 20 से 30% होता है। लाइम आपका क्या होता है अप टू 5% तक आपका लाइम होता है। और आयरन ऑक्साइड आपका जो होता है 5 से 6% आपका आयरन ऑक्साइड होता है। और मैग्नीशिया आपका <1 होता है। तो आपके ब्रिक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट के परसेंटेज हैं वो पता होने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए। यहाँ पे सिलिका है पहला ऑप्शन, तो सिलिका 50 से 60% हो जाएगा, तो पहला तो सही है। लाइम
लाइम आपका कितना होता है अप टू 5% तक, तो बी का हो जाएगा 3, एल्यूमिना बेस से 30 हो जाएगा, सी का 2, आयरन ऑक्साइड 5 से 6, डी का हो जाएगा 4। तो डी का 4 कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये दोनों काट दो। बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ए का 1, ए का 1 यहाँ भी, ए का 1 यहाँ भी। बी का 3, बी का 3 यहाँ पे, बी का 2 यहाँ पे दिया है। बी का 2 नहीं होगा भैया, लाइम हमेशा 5% से कम ही होना चाहिए, 5% तक होता है। एल्यूमिना आपका 20-30% होता है, मतलब बी का हो जाएगा 3, बी का आपका 3 और आपका सी का 2 और डी का आपको जो 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का जो होगा वो राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डे 01 हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि आपको हमारी क्लास देखने के साथ साथ आपको अपने पास अपने नोट्स रखने हैं। नोट्स में क्या करना है, मान लो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 2180/1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक। अब ये चीज़ें हो सकता है कभी आपने ना पढ़ रखा हो, अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, SSJ 21 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द बल्क डेंसिटी ऑफ द हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले। तो हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले की बल्क डेंसिटी मिनिमम कितनी होती है। तो आपको जब पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, और आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, ये लिख के रखना पड़ेगा। मान लो कभी भी, अभी मान लो आपको नहीं पता है, पर कभी भी इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओ, आपके नंबर बन पाएँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आप जब भी अपने हमारी क्लास देखें तो अपना जो फेयर कॉपी है उसको साथ लेके बैठें। जो क्वेश्चन आपको नया लगे वीडियो को पॉज करें और तुरंत वहाँ पे अपने ब्रेक चैप्टर के अंदर इसको क्या करना है, आपको इनरोल कर लेना है या लिख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैवी ड्यूटी बल्क क्ले की जो होगी बल्क डेंसिटी होगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच क्लास ऑफ ब्रिक आर यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ RCC स्ट्रक्चर। क्वेश्चन तो अच्छा आपका है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हिच क्लास ऑफ ब्रिक आर यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि आपका जो RCC स्ट्रक्चर के सेंटरिंग में कौन से प्रकार की ब्रिक यूज की जाती है। तो डे तरफ से GE में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारा सेकंड क्लास ब्रिक होता है, सेकंड क्लास की जो हमारी ब्रिक होती है उसका यूज जो हम लोग करते हैं, सेकंड क्लास की जो ब्रिक हमारी होती है उसका यूज हम लोग करते हैं का सेंटरिंग पर्पस से। RCC स्ट्रक्चर में सेंटरिंग पर्पस से हम इसका यूज करते हैं, इसको आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो सकता है ये भी आपको ना पता हो तो अपने नोट्स में इसको लिख लेना है, मान लो एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। बाकी आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक है आपका पॉइंटिंग वर्क में, एक्सपोज फेस वर्क में, फ्लोरिंग में, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में आपका सेकंड क्लास का जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है यूज होती है। पर आपसे पूछा जाएगा कि सेंटरिंग के लिए तो आपका जो है सेकंड क्लास ब्रिक यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक कॉज ड्यू टू। तो देखो इफ्लोरेसेंस जो होता है वो ब्रिक के ऊपर किया जाने वाला जो है टेस्ट होता है, ब्रिक के ऊपर टेस्ट होता है कि उसमें एल्कलीज या सोल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब कभी ब्रिक के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते कह दो या स्पॉट कह लो या फिर धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब उसके अंदर जो हम जिस रॉक से जिस किले के हेल्प से हमने अपनी ब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग किया है उस मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक के अंदर ऐसे कुछ तत्व मौजूद थे जो कि सॉल्युबल सॉल्ट के तरीके से या फिर एल्कली तरीके से। तो ऐसा क्या होता है कि जब भी कभी आपके जो होते हैं सफ़ेद सफ़ेद इसके ऊपर क्या होते हैं, आपके धब्बे पड़ जाते हैं। मान लीजिए पूरी आपकी ये ब्रिक है, ठीक है, ये आपकी ब्रिक है। तो आपने देखा होगा गाँव वगैरह में क्या होता है कि ब्रिक जो हमारी पूरी अच्छी खासी ब्रिक होती है और उसके ऊपर क्या होता है, हमारे सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट क्या होते हैं, आपके चकत्ते बन जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाइट वाइट। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इफ्लोरेसेंस, इन्हीं के लिए उत्फुल्लन प्रश्न के लिए करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट इन पैरेंट के लिए जब आपका रहेगा तो ऐसा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब इफ्लोरेसेंस के ऊपर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इफ्लोरेसेंस अगर आपका 0 है या 10% एरिया तक कवर कर रखा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ डेटा भी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं डेटा आपके साथ लेकर आया हूँ कि द इफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रिक इफ साल्ट डिपॉजिट कवर। यहाँ से देखिए कि व्हेन द डिपॉजिट ऑफ इफ्लोरेसेंस इज इम्परसेप्टिबल, मतलब कि जब कभी आपका कोई भी इफ्लोरेसेंस डिपॉजिट ना दिखाई पड़े तो उसको हम लोग नील कहते हैं।
स्लाइड कब होता है? जब आपका डिपॉजिट ऑफ इल्यूशन डज नॉट कवर मोर देन 10% ऑफ द एक्सपोज एरिया ऑफ द ब्रिक। जो भी ब्रिक का एक्सपोज्ड एरिया है उस ब्रिक के 10% से अधिक ना हो, मतलब जो भी वाइट है उसके अंदर वाइट डिपॉजिट आ रहे हैं वो वाइट डिपॉजिट आपके 10% से ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग स्लाइड कहेंगे। अगर जैसे ही 10% से वो अधिक हो गए पर पूरे एरिया का 50% से कम है तो उसको हम लोग मॉडरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉडरेट। अगर वो 50% से भी ज़्यादा कवर एरिया हो गया, मतलब कि आधी पूरी ब्रिक है, आधे से ज़्यादा ब्रिक पूरी वाइट हो चुकी है, तो वो हमारा केस जो होगा हैवी डिपॉजिट का होगा, हैवी डिपॉजिट ऑफ इल्यूशंस होगा, जो कि 50% पर डिपॉजिट डू नॉट पाउडर फॉर फ्लेक अवे द ब्रिक सरफेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ सोल्यूबल साल्ट होता है उसी रीजन की वजह से आपका ये देखने को मिलता है इफ्लोरेसेंस हमारे ब्रिक के अंतर्गत, और इफ्लोरेसेंस के तहत हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने आपको वही बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक इन 20 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। देखो अगर आपको डेटा पता होगा, आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब आप जब ब्रिक वर्क कहीं पे आपका होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट डेटा निकाला गया है रिजल्ट से कि 500 ब्रिक्स आपका यूज होती हैं। अगर वही हम 20 मीटर क्यूब आप ब्रिक वर्क का यूज करें तो 20 गुणे 500, 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 लाख 20 गुणे 500 आपको करना है। दस लाख नहीं, आपका हो जाएगा 10,000 ब्रिक आएगी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, क्योंकि 1 मीटर की अगर 500 है तो 500 गुणे आपको 20 करना है बस। अगला क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। मेन इंग्रेडिएंट आपके क्या होता है? देखो भैया आपको पता है ब्रिक में आपका सलीम भाई होते हैं, तो सलीम भाई अगर होंगे सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? सिलिका होगा। जब सिलिका ज़्यादा मात्रा में है तो यही तो आपका मेन इंग्रेडिएंट हो गया, तो क्या होता है? सिलिका हो जाएगा मेन इंग्रेडिएंट। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि सिलिका जो होता है 50 से 60% होता है, और एल्यूमिना जो आपका होता है 20 से 30% होता है आपका, और आपका लाइम जो होता है वो आपका 5% तक होता है। आयरन ऑक्साइड आपका 5 से 6% होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एल्यूमिना है तो एल्यूमिना हो जाएगा 20 से 30%। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एल्यूमिना आपका 20 से 30% रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कुछ इसमें से अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी आपको। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। क्वेश्चन तो बड़ा है पर आपको इसमें समझने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखो आपने अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि क्लास फर्स्ट ब्रिक, क्लास सेकंड ब्रिक और क्लास थर्ड ब्रिक। पहली ब्रिक की स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कितनी, कि पानी जो सोखेगा 20% मैक्सिमम, सेकंड क्लास आपकी 22% और आपकी थर्ड क्लास 25%। उसके अलावा अब क्या है, ये क्लास 1 क्लास 2 हो गई। एक क्लास होती है क्लास, अगर आपकी ब्रिक 12.5 तक है, अगर आपकी ब्रिक की क्लास 12.5 तक है तो वो मैक्सिमम पानी जो एब्जॉर्ब कर सकता है 20% अपने ड्राई वेट का, ठीक। उसके बाद इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी होगी वो 12.5 तो होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर क्लास 15 कहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दो कंस्ट्रक्शन फर्म है वहाँ से डिसाइड किया गया बर्न के लिए ब्रिक मंगवाने के लिए, और क्लास 20 एंड एबव की, जो कि IS कोड फलाफला फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनवाना है। और यहाँ टेबल जो बना के दी गई है उन टेबल में उनकी वाटर एब्जॉर्बेशन और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है। तो आपको ये जो टेबल देखनी है वो क्लास 20 की जो ब्रिक होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखनी है, उसके वाटर एब्जॉर्बेशन स्टेट के हिसाब से देखनी है। तो मेरे भाई जब आप ये देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि जब क्लास 20 की कोई ब्रिक होगी तो उसमें जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बेशन होगा वो होगा कितना? IS कोड कहता है 1077992 कि मैक्सिमम जो
क्लास 12.5 तक तो पानी 20% तक सोख सकता है, पर जैसे ही क्लास 12.5 के ऊपर कोई ग्रेड होगा उसकी मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बेशन 15% अपनी ड्राई बेड का होना चाहिए। तो जिस जिस ब्रिक में, क्योंकि क्लास 20 की ब्रिक हो रही है, तो जिस जिस ब्रिक सैंपल में वाटर एब्जॉर्बेशन आपका 15% से ज़्यादा हो रहा है तो उस वाली ब्रिक को हम लोग अपने रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के बनाने में रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो यशवंत ब्रिक का सैंपल है, तो इस ब्रिक सैंपल में जो उन्होंने है 18% की ब्रिक वाटर एब्जॉर्बेशन हो गई। साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी क्या एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्लास 20 की क्या आपकी जो है 20,000 मतलब 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अधिक है नहीं, तो ये भाई 17.5 ही है, तो ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। अब S2 ब्रिक जो क्लास है, S2 ब्रिक जो सैंपल है, उसका तो वाटर एब्जॉर्बेशन आपका 20 दे रखा है, तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पानी वो क्लास 20 के ब्रिक 15% से अधिक पानी सोखना ही नहीं चाहिए, तो ये काम ख़त्म। S3 आपका सही है क्योंकि पानी का एब्जॉर्बेशन आपका 12 है और 12% ही है क्योंकि 15 से कम है, ये सही है। और आपके साथ साथ एवरेज कंप्रेसिव की 20 है, ठीक। अब इसकी S4 की आपकी जो है आपकी कहानी तो सही है, इसकी पानी सोखने की 15% से कम है, पर इसकी कहानी कहाँ गड़बड़ हो रही है? इसकी कहानी गड़बड़ हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। कितनी हो रही है? 14,000। तो भैया 14,000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर को चेंज करोगे 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा, पर क्लास 20 ब्रिक कहता है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी 20 होनी ही होनी चाहिए। तो इसलिए इसकी कहानी दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो गड़बड़ हो गई, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका S5 है, S5 का पानी 15% सोख रहा है और इसकी स्ट्रेंथ जो 27,000 है, मतलब कि 20 से ज़्यादा है, तो ये दोनों ही चीज़ों में सही है, ये दोनों चीज़ों में सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको घर बनवाना होगा तो इस रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में सैंपल आपको S3 और आपको S5। तो ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं शायद आया है कि आगे ऑप्शन में है, नहीं ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपके पास 5 सैंपल थे और पाँचों सैंपल आपके जो ब्रिक है वो क्लास 20 के, मतलब जो आपकी क्लास 20 ब्रिक है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो क्लास 20 ब्रिक की वाटर एब्जॉर्बेशन जो होगी वो होगी आपकी 15% ऑफ ए ड्राई वेट होगी मैक्सिमम, और मिनिमम जो इसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो आपकी होगी 20 न्यूटन पर स्क्वायर। तो जो जो सैंपल इसके क्राइटेरिया में लाई करेगा वो होगा। तो लाई कौन कर रहा है? S3 का सैंपल और S5 का सैंपल। तो S3 S5 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर कंसीडर्ड फॉर मेकिंग द ब्रिक अर्थ। तो भैया जब भी कभी ब्रिक का निर्माण होता है तो कुछ उसके प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी ग्राउंड को दे दिया कि भैया ले जाओ हमारी इस ज़मीन को आप यूज करो ब्रिक के फार्मेशन में। कौन सी फार्मेशन में? ब्रिक के फार्मेशन में आपको ब्रिक बनवानी है, भट्ठे वालों को आपने दे दिया। तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी सॉइल को वहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोद के बाहर निकाल देंगे, तो इसको कहते हैं अनसॉइलिंग। क्या कहते हैं? अनसॉइलिंग कहते हैं। टेस्टिंग वगैरह हो जाती है, बहुत लोग पूछेंगे भैया टेस्टिंग भी होती है। टेस्टिंग हो जाती है तो तभी आपका खेत लिया जाता है, तभी आपकी ज़मीन पर ब्रिक निर्माण के लिए आपकी मिट्टी को लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी वर्कर होगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर वाले लेयर में कुछ घास फूस होंगी, कुछ जड़ें होंगी, कुछ हड्डी, कुछ ऐसे सड़े गड़े पदार्थ इसमें होंगे जो कि विद्यमान होंगे। तो क्या किया जाएगा, उसको खोद कर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। 15 से 20 सेंटीमीटर की मिट्टी को खाद के बाहर निकाल दिया जाएगा। जब आपकी अनसॉइलिंग प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिर से उस मिट्टी की खुदाई करेंगे, डिगिंग करेंगे, और डिगिंग करने के बाद उसको कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे। तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस की आपकी क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। जब आपकी अनसॉइलिंग हो गई, डिगिंग हो गई, वेदरिंग हो गई, उसके बाद आपकी जो होगी क्या होगी, आपकी क्लीनिंग आपकी हिप कर लोगे। फिर उसके बाद आपका जो मेन होगा वो आपका होगा ब्लेंडिंग होगा। अब ब्लेंडिंग मतलब क्या होगा कि अब आप देखोगे कि इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, किसी चीज़ अगर किसी इंग्रेडिएंट की कमी तो नहीं, सब प्रोपोर्शन बराबर है, तो आप क्या करोगे, इसको मिला दोगे। मिलाने के बाद आपको ब्लेंडिंग करने की प्रोसेस करोगे। जब आपकी ब्लेंडिंग प्रोसेस हो जाएगी तो उसको आप क्या करोगे कि अब आपको क्या करना होगा, इस मिट्टी को क्या करना होगा, इस मिट्टी को गूँथना होगा, पानी में अच्छे से मिलाना होगा। तो आप क्या करोगे, टेम्परिंग प्रोसेस में लिए करोगे। और टेम्परिंग प्रोसेस के लिए आपकी बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कि पग मिल हैं, आप इसकी हेल्प लेते हो, ठीक है। टेम्परिंग प्रोसेस करोगे, पानी के साथ इसमें गूँथोगे, ठीक है।
उसके बाद जब आपकी टेम्परिंग हो जाएगी तो फिर आपकी प्रोसेस आएगी मोल्डिंग की। क्या प्रोसेस आएगी? मोल्डिंग की आपकी प्रोसेस आएगी। आप उसको क्या करोगे? मोल्ड करोगे, मतलब आपकी ब्रिक का गट्ठर होगा यहाँ पे और आपका सांचा होगा, सांचे में उठा उठा के आप ब्रिक पटकोगे और ऐसे निकाल के ऐसे यहाँ पे रखते चले जाओगे। फिर उसके बाद सूखने के लिए जाएगी, आप भट्ठे में डालोगे, पका करके फिर उसको बेच दोगे। तो ये कुछ प्रोसेस होगी। तो अब यही कुछ प्रोसेस है, उसको अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो उसको आपको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सॉइलिंग होगी, तो जिस जिस ऑप्शन में अनसॉइलिंग हो रही है, मतलब खुदाई हो रही है, उसको आप देखो, वही आप रखो। देखो ए में ई दिया है, ई दिया है, हाँ, तो ये बी वाला ऑप्शन तो काट दो, क्योंकि यहाँ ए से शुरुआत है। सबसे पहले डिगिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले अनसॉइलिंग करेंगे, तो ई हो गया। अनसॉइलिंग के बाद डिगिंग करेंगे, तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी यही काम हो रहा है। बी उसके बाद क्या है? वेदरिंग है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? तो उसकी टेम्परिंग करते हैं, तो ये नहीं होगा, टेम्परिंग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी ब्लेंडिंग कर दे, नहीं, सबसे पहले कुछ समय के लिए उसे खुला छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन में कि सबसे पहले आपने अनसॉइलिंग की, अनसॉइलिंग करने के बाद फिर उसकी आपने डिगिंग की, डिगिंग करने के बाद आपने कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया, फिर उसकी टेम्परिंग की, फिर उसके बाद आपको ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग की पहले कर ली, पहले आपने ब्लेंडिंग की, फिर उसके बाद टेम्परिंग बाद में की। टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होता है? पग मिल में उठा के गूँथा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिक्स आर बर्न एट टेम्परेचर रेंज। आपको पता है कि अब जब आपकी भट्ठी में, आपकी किल्न वगैरह में जाएगी, तो वहाँ पे ब्रिक के उनको को पकाया जाएगा। पकाने का जो टेम्परेचर होगा 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ये पकाने का तरीका होता है। और ये पकाने का तरीका भट्ठी के अंदर आपकी किल्न होती है विभिन्न प्रकार की, उसके अंदर किया जाता है। तो और यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, आपको बता जानकारी के लिए, कि इस टेम्परेचर को भी कई पार्टों में बांटा जाता है। सबसे पहला टेम्परेचर का पार्ट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो 400 से लेकर के 650 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। उसके बाद फिर आपका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका जो टेम्परेचर रेंज होता है आपका 650 से लेकर के होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसके बाद आपका होता है विट्रीफिकेशन। क्या होता है? विट्रीफिकेशन होता है, विट्रीफिकेशन होता है। और विट्रीफिकेशन में आपका टेम्परेचर होता है 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर रेंज होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज केवल नॉर्मल पूछा गया 900 से 1200 याद रखिएगा। जब कभी मान लो अलग अलग पूछे तो आपको ये डेटा भी याद रखना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन में कितना टेम्परेचर रेंज होता है, ऑक्सीडेशन में कितना होता है, विट्रीफिकेशन में कितना होता है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा अपग्रेडेड पूछ रहा है, तो आपके अब एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अभी तक वो नॉर्मल डेटा चला गया कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रिक के लिए, 1500 सीमेंट के लिए, तो अब वो चला गया। अब आपको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये डेटा भी याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि डैश टाइप ऑफ ब्रिक डेट शुड नॉट फ्यूज इवन व्हेन हीटेड टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। किस प्रकार की ब्रिक जो है कभी फ्यूज, मतलब जो है नॉट फ्यूज होती है, पिघलती नहीं है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भैया जो फायर ब्रिक होगी उनको हायर टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने इफ्लोरेसेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो डेटा आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हेन डिपॉजिट ऑफ इफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10%, मतलब आपका 10% से तो अधिक है। आप एक्सपोज एरिया ब्रिक द परसेंटेज ऑफ इफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड है। देखो सबसे पहले क्या था? नील था। नील में क्या था? कुछ भी प्रेसिपिटेबल नहीं डिपॉजिट हो रहा था। फिर आपका आया स्लाइट। स्लाइट में क्या 10% से कम था। फिर आपका आया मॉडरेट। मॉडरेट में 10% से सिर्फ 4% से कम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपोज सरफेस एरिया वो 10% से आपका ज़्यादा है, मोर देन है। तो आपका ये हो जाएगा कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। मैंने जो स्टार्टिंग में टेबल आपको दिखाई थी उस टेबल से ही क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमिना in which clay is made loose and any ingredient to be added to it spread out on top and turned up and down in vertical direction is known as। तो भैया किस प्रोसेस में हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट जो हमारा होता है उसको ऐड करते हैं, उसको बिखारते हैं और ऊपर से नीचे उसको मिलाते हैं, तो कौन सी प्रोसेस होती है? आपकी ब्लेंडिंग प्रोसेस होती है। सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है वेदरिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने मिट्टी खोद के रखी थी उसको कुछ समय के लिए ओपन टू एटमॉस्फेयर रख देते हैं ताकि उसके अंदर नमी हो जाए और उसकी क्लीनिंग भी हम अच्छे से कर सकें और अच्छे से वो वेदर के संपर्क में आकर के थोड़ा उसमें वेदरिंग प्रोसेस हो जाए। टेम्परिंग में हमने बताया था कि पग मिल यूज करते हैं। पग मिल का काम क्या होता है? जो भी आपने मिट्टी तैयार की उसको उठा के उसमें डाल देते हैं और गूँथने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, द पोर्सन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्रेंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो देखो भैया मेरी ये ब्रिक आपकी होती है
इस ब्रिक को दो तरीके से काटा जाता है। अगर ब्रिक को आपने कुछ इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से लंबाई के लॉन्ग काट दिया, तो आप देखोगे इस ब्रिक में जो आपका पार्ट बचेगा कुछ इतना पार्ट बचेगा। ठीक, आपके पास इतना पार्ट बचेगा इस ब्रिक में, और आपका जो ये डेटेड एरिया है वो आपका कट करके हट जाएगा। तो अगर आपने कभी लंबाई के लॉन्ग अपने ब्रिक को काटा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर कहेंगे। पर जब कभी आपका ब्रिक इस तरीके से कटे, मतलब किस तरीके से कटे, ट्रेंगुलर कॉर्न, मतलब इस तरीके से, ये आपकी ब्रिक हो गए इस तरीके से, यहाँ से यहाँ से। अब ब्रिक जो कट रही है यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही है, तो कटने के बाद आपका ब्रिक का पार्ट कुछ इतना बच रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका ये पोर्शन, तो इसको हम लोग कहते हैं किंग क्लोजर। क्या कहते हैं? किंग क्लोजर। और क्वेश्चन में यही किंग क्लोजर के बारे में ही पूछ रहा है, उसकी डेफिनेशन को, कि द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विथआउट ट्रेंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विथ, मतलब हाफ द विथ कट रही है और हाफ द लेंथ कट रहा है। तो इस तरीके से जब ब्रिक को काटा जाएगा तो वो हमारी होती है किंग क्लोजर। ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर बिल्डिंग ब्रिक एज पर IS कोड। भैया जो मॉडुलर बिल्डिंग ब्रिक आपकी होती है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 19x9x9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर पहली क्लास की ब्रिक है उसको इमर्स किया गया कोल्ड वाटर में 24 आवर्स के लिए, कितना पानी से अधिक पानी ऑब्जॉर्व नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले शुरुआत में बताया था पहले क्लास के लिए मैक्सिमम पानी जो है 20% होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये आपकी सेकंड क्लास ब्रिक होती है तो सेकंड क्लास के लिए 22%, थर्ड क्लास के लिए कितना होता है 25%। कई बार सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, देख सकते हैं आप कितने PYQs में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 320, मतलब लगभग क्वेश्चन नंबर 20, द डिफेक्ट इन व्हिच व्हाइट पैच अपीयर ऑन द ब्रिक सरफेस। व्हाइट पैचेज, मैंने आपको बताया था व्हाइट पैच जो आपके अपीयर हो जाते हैं ब्रिक सरफेस के ऊपर उसको हम लोग इफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं, तो सी आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट रेड कलर टू द क्ले ब्रिक्स। तो आपके जो ये इंग्रेडिएंट होते हैं SaLiM, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से आपका रेड चेरी रेड रंग जो ब्रिक का होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आज की वीडियोज़ में बस इतना ही हमने ब्रिक क्वेश्चन को किया है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ब्रिक के ही क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। और आज क्लास को बताना है आपको कैसी लगी है, क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।